नमस्कार दोस्तों। आप अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भी गौर करके देखिएगा तो उसमें टाटा प्रोडक्ट जरूर बीच में आएगा। अगर आप गाड़ियों से सफर करते हैं तो टाटा मोटर्स सबसे बड़ी इंडस्ट्री। अगर आप होटलों में रुकते हैं तो ताज होटल इनका अपना है। अगर आप एयरलाइन से सफर करते हैं तो विस्तारा एयर इंडिया भी इनकी अपनी है। अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं तो टाटा का तनिष्क है। अगर आप चाय पीते हैं तो टाटा का टाटा टी है। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि चारों तरफ टाटा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक सेक्टर में, हर एक मार्केट सेक्टर में टाटा ने अपनी अच्छी पकड़ जमा के रखी है और भारत को बैकबोन की तरीके से सपोर्ट भी करता है टाटा ग्रुप। आज हम जानेंगे टाटा ग्रुप के बारे में और जानेंगे टाटा कंपनी की शुरुआत कहां से हुई और बताएंगे आपको कि आज के दिनांक में टाटा कंपनी की क्या वैल्यू है और क्या इंपॉर्टेंस है टाटा की भारत को बनाने में, और आज अगर टाटा है भारत में तो भारत कितना मजबूत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूं नई वीडियो और केस स्टडी करेंगे टाटा कंपनी एंड ग्रुप के बारे में। अगर आप होटलों में रुकते हैं तो ताज होटल इन्हीं का है। अगर आप एरोप्लेन में सफर करते हैं तो विस्तारा एयर इंडिया इन्हीं का है। अगर आप स्टील इस्तेमाल करते हैं तो टाटा स्टील्स। अगर आप चाय पीते हैं तो टाटा टी। अगर आप नमक इस्तेमाल करते हैं तो टाटा नमक। अगर आप फैशन ब्रांड में शौक रखते हैं तो वेस्ट साइड इन्हीं का अपना ब्रांड है। ऑल ओवर 100 कंपनी है टाटा के पास जिसको टाटा पूरी तरीके से ओन करता है। आज आइए जानेंगे टाटा कंपनी और टाटा फैमिली के बारे में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा फैमिली के बारे में। दोस्तों, आपको पता है इस कंपनी को ग्रो करने में, इस कंपनी को आज की तारीख की पोजीशन गेन करने में लगभग 200 साल लगे हैं। जी हां दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, 200 साल लगे हैं इस कंपनी को यहां तक पहुंचने के लिए। तो आपको लेके चलते हैं 1800 के दशक में और आपको दिखाते हैं टाटा कंपनी की शुरुआत। दशक था 1800 का, सन था 1822। आज से लगभग 200 साल पहले जब जन्म हुआ था नसरवान जी टाटा का। कहा जाता है कि नसरवान जी टाटा काफी रेस्टलेस टाइप के इंसान थे और इनको कर्म करने पे भरोसा था। यह भी कहा जाता है कि पूरे उस गांव में ये इकलौते ऐसे इंसान थे जो ये भरोसा रखते थे अपने अंदर कि ये अपने गांव से बाहर जाके कुछ बड़ा करेंगे और यही इनकी डेस्टिनी थी। इसके लिए इन्होंने अपने गांव से बाहर निकल के मुंबई में अपने आप को शिफ्ट किया। आज की तारीख में भी सभी लोग ऐसा करते हैं, बहुत से नौजवान ऐसा करते हैं, मगर यह समय था 1800 का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी शादी हो चुकी थी, इनकी वाइफ और इनका बच्चा भी इनके साथ में था। ये अपनी पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट करते हैं और वहां पे कॉटन ट्रेड से बहुत प्रभावित होते हैं। देखते देखते नसरवान जी टाटा ने कॉटन एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था उस बिजनेस से। नसरवान जी टाटा की पहली प्रायोरिटी थी अपने लड़के जमशेद जी टाटा का, अपने सुपुत्र जमशेद जी टाटा का एजुकेशन। सबसे टॉप नॉच एजुकेशन वो चाहते थे जमशेद जी टाटा की। उस समय एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन का मतलब हुआ करता था इंग्लिश में एजुकेशन। 18-19 साल की उम्र के बाद जब उनकी एजुकेशन पूरी होती है तो वो जमशेद जी टाटा को विदेश भेजने का निर्णय लेते हैं और वो जमशेद जी टाटा को हांगकांग भेजते हैं अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए, अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि ये बहुत नॉर्मल है आज की तारीख में, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 1800, सन 1800 के बारे में। तब ये सब चीजें इतनी नॉर्मल नहीं हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जमशेद जी टाटा की भी उस उम्र में शादी हो चुकी थी, उनकी भी एक वाइफ थी और उनके भी एक बच्चा था। था 1859 जब जमशेद जी टाटा अपने पूरे परिवार को लेकर हांगकांग शिफ्ट होते हैं। ये वो समय था जब हवाई जहाज का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो जमशेद जी टाटा पानी के रास्ते से, पानी के जहाज से हांगकांग तक जाते हैं और वहां अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं। ये एक बहुत कठिन निर्णय था उस समय टाटा कंपनी, टाटा परिवार के लिए कि एक नई जगह पे, नए देश में अपने पूरे परिवार को सेटल करना और वहां पे बिजनेस करने की कोशिश करना। जमशेद जी टाटा भी काफी उत्साह से भरे हुए इंसान थे। महज 65 साल की उम्र में इन्होंने अलग अलग 3 कॉन्टिनेंट पे काम किया।
भारत के अलग अलग हिस्सों में कॉटन की इंडस्ट्रीज खोली और उसके मालिक बने। उस समय भारत की सबसे पहली स्टील इंडस्ट्री भी इनकी अपनी ही थी। और उस समय उन्होंने एक नया होटल बनाया। क्या आप जानते हैं उस होटल का नाम क्या है? आज भी वो होटल गिने चुने बड़े होटलों के नाम में आता है, जिसका नाम है ताज होटल। और वो पहला ऐसा होटल था जहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी। तो आप सोच सकते हैं हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं। यह है 1800 का दशक और भारत आज भी आजाद नहीं हो पाया है। साल 1904 में जब जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ तो उन्होंने अपने पीछे एक लेगेसी बनाई जिसका आज मैच कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। इन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बनाया। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर दूसरा इंसान एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहा है और अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बनाया, इन्होंने एक लेगेसी बनाई जो प्रिंसिपल और एथिक पे बेस्ड थी। साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन मिल खोली नागपुर में। ये उनका पहला अनुभव था जब वो कॉटन ट्रेड से हटके कुछ नया कर रहे थे कॉटन प्रोडक्शन में जाके। उन्होंने वहां पे एक नई चीज देखी। उन्होंने देखा कि जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं वो कोई छोटे छोटे बहाने बना के काम से चले जा रहे हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा दिन नहीं हो रहा था जहां पे 100% अटेंडेंस मौजूद हो अब उनके वर्कर्स की। तो उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा कारण है कि सारे वर्कर्स छोटे छोटे बहाने बना के चले जाते हैं या फिर पूरे पूरे दिन नहीं ही आते हैं। तो उन्होंने सोचने के बाद एक निर्णय निकाला। आज की तारीख में अगर कोई इंसान ऐसा करता है, कोई बिजनेसमैन अगर इसका सॉल्यूशन निकालता है तो क्या ही करेगा? अपने एम्प्लॉयज को डांटेगा, फायर कर देने की धमकी देगा कि वो उसे निकाल देगा, कल से मत आना मेरे यहाँ जॉब पे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने दुनिया से हट के कुछ अलग किया। इन्होंने अपने वर्कर्स के लिए जीपीएफ निकाला, जनरल प्रोविजन फंड, और इन्होंने उसके तहत लोगों को यह बताया कि आप हमारे यहाँ पे काम करिए, जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम आपको पेंशन देते रहेंगे। उसके सिवा इन्होंने इंश्योरेंस भी निकाला अपने वर्कर्स के लिए कि अगर किसी भी वर्कर को काम करने के दौरान या फिर कैसे भी एक्सीडेंट का फेस करना पड़ता है, अगर उसे कोई भी चोट लगती है तो उसका खर्चा पूरी तरीके से टाटा ग्रुप या कंपनी देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने फैमिली डेज निकाले, इन्होंने स्पोर्ट्स डे निकाले कि जिसमें सारी वर्कर अपनी फैमिली को लेके एक पास गैदर हो सकें, एक पास इकट्ठा हो सकें और एक अपने आप में अपने आप को एक कम्युनिटी के रूप से देखें। तो ये सब आज बहुत नॉमिनल सी चीज है, लेकिन ये बात हो रही है 1800 की। और उस समय वर्किंग कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस समय टाटा ग्रुप अपने वर्कर्स को इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा था जो आज गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है। तो दोस्तों बात है 1861 की, जब सिविल वॉर शुरू हुआ था। सिविल वॉर शुरू होते ही इंग्लैंड खरीदता था कॉटन अमेरिका से, जो कि अमेरिका ने पूरी तरीके से सप्लाई रोक दी थी। अब इंग्लैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इंडिया से कॉटन खरीदने के सिवा। जमशेद जी टाटा के लिए यह प्लस पॉइंट था और उन्होंने अपने कॉटन को डबल प्राइस में इंग्लैंड को बेचने के लिए तैयार कर लिया। जब इंग्लैंड ने जमशेद जी टाटा से डबल प्राइस में खरीदा कॉटन तो जमशेद जी टाटा का बिजनेस और ज्यादा ग्रो होना शुरू हो गया। लेकिन ये दिन ज्यादा दिन नहीं चले। 4 साल बाद जब सिविल वॉर खत्म हुआ, सप्लाई फिर से अमेरिका ने देना शुरू किया, तो जमशेद जी टाटा का बिजनेस लॉस में जाना शुरू किया धीरे धीरे, क्योंकि इंग्लैंड ने कॉटन अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब ये लॉस में जाना शुरू हुए तो इन्वेस्टर इनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैंने जो पैसा आपको इन्वेस्ट किया था, आप पर इन्वेस्ट किया था, वो मुझे वापस चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं सभी का पैसा, सभी का इंटरेस्ट भरा पैसा वापस करूंगा। इनकी लॉयल्टी को देखते हुए सभी लोगों ने, सभी इन्वेस्टर्स ने इनको काम करने दिया। लेकिन सबने ये कहा कि आप अपनी ही कंपनी में एक फिक्स सैलरी पे काम करेंगे। ये बहुत दुखद घटना है कि कोई मालिक अपनी कंपनी में एक सैलरी, एक एम्प्लॉयर की तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जमशेद जी टाटा भी डटे रहे और पीछे नहीं हटे। उन्होंने फिक्स सैलरी पे काम किया। उनका एक ऑफिस लंदन में भी था जब वो कॉटन इंग्लैंड को सप्लाई कर रहे थे, और वो लंदन में और इंडिया में लगातार काम करते रहे फिक्स सैलरी पे। और पता है दोस्तों, ये निर्णय उनका सबसे सफल निर्णय रहा और वो इस क्राइसिस से ओवरकम कर गए। जमशेद जी टाटा ने अपनी ही कंपनी में 20 पाउंड पर एज अ एम्प्लॉय वर्क करना शुरू कर दिया था। आपको पता है दोस्तों, इनके पिताजी नसरवान जी टाटा भी इन्हीं की तरीके से काफी डेडिकेटेड इंसान थे।
नसरवान जी टाटा का भी जब बिजनेस ठप होने लगा था कॉटन वाला, तब उनके पीछे भी काफ़ी इन्वेस्टर्स पड़ गए कि हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। तब नसरवान जी टाटा ने अपना घर बेच के अपने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया और अपनी कंपनी को बचाया, और ये डिसीजन बहुत सक्सेसफुल हुआ नसरवान जी टाटा के लिए भी और जमशेद जी टाटा के लिए भी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपके अंदर पैशन, स्किल्स और डेडिकेशन है तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। दोस्तों, जमशेद जी टाटा के कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट खोलना, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेंटर खोलना भारत के अंदर, एक स्टील प्लांट खोलना। उनका एक सपना तो ये भी था कि वो एक 5 स्टार होटल खोलना चाहते थे भारत के अंदर, और उस होटल में वो ये चाहते थे कि किसी भी कलर का आदमी, किसी भी रंग का आदमी अंदर जा सके। ये उस समय की बात है जब रेसिज्म बहुत कस के चल रहा था, काले और गोरे के बीच में फर्क बहुत कस के चल रहा था। हालांकि उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट तो पूरे किए और उनके देहांत से पहले बाकी के प्रोजेक्ट्स पे काम होना शुरू हो चुका था उनके सुपुत्र के द्वारा, जिनका नाम था दोराबजी टाटा। दोस्तों, दोराबजी टाटा जो कि सुपुत्र थे जमशेद जी टाटा के, इन्होंने ये इंश्योर किया कि हम अपने पिताजी के सारे ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। सन था 1910। 1910 में दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील भारत में इंट्रोड्यूस कराई। टाटा स्टील उस समय की पहली ऐसी कंपनी थी भारत के अंदर जो स्टील का प्रोडक्शन कर रही थी, और समय था वर्ल्ड वॉर का, जब अदर कंट्रीज में और अलग अलग देशों में भी स्टील की मांग बढ़ रही थी। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर को आवश्यकता थी स्टील की, टैंक्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। उस समय भारत सबसे बड़ा सप्लायर बना स्टील का, बल्कि टाटा ग्रुप सबसे बड़ा सप्लायर बना स्टील का, और ब्रिटिश एम्पायर को उसने स्टील प्रोवाइड की। उस समय का एक बहुत फेमस स्लोगन आया था, ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने दिया था कि टाटा स्टील सेव्ड अस, मतलब टाटा स्टील ने हमको बचा लिया। टाटा की स्टील इतनी अच्छी क्वालिटी की थी कि अगर बम भी गिरता था इनके टैंक के ऊपर तो वो टैंक को भेद नहीं पाता था, पेनिट्रेट नहीं कर पाता था। वर्ल्ड वॉर एंड होते होते टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप बन चुका था, ब्रिटेन में इतनी अच्छी रेपुटेशन बना चुका था अपनी टाटा स्टील को लेके कि उसका मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सन 1914 में टाटा के अंडर में, टाटा स्टील के अंडर में करीबन 14 कंपनी आ चुकी थी और वो 14 कंपनी को ओन करता था। सन 1938 तक दोराबजी टाटा ने इस कंपनी को संभाला, और उसके बाद इनके एक दूर के कजन थे जहांगीर रतन टाटा, इन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जो कि फ्रांस में रहा करते थे। जहांगीर रतन टाटा, जिनको आज हम शॉर्ट में जेआरडी टाटा के नाम से भी जानते हैं, ये फ्रांस में पले बढ़े थे और एक एयरलाइन में एज अ पायलट भी काम करते थे। जब इन्होंने टाटा ग्रुप को टेक ओवर किया तो इन्होंने इंडिया की सबसे पहली फ्लाइट इंट्रोड्यूस की, इंडिया में सबसे पहली फ्लाइंग कंपनी इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम था टाटा एयरलाइन, जिसको आगे चल के एयर इंडिया के नाम से भी कन्वर्ट कर दिया गया। अब दौर था आज़ादी का। जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू सरकार ने यह फैसला लिया कि जितने भी बड़े बिजनेस हैं भारत के अंदर उसको हम नेशनलाइज कर देंगे। इसमें से एक बिजनेस आता था टाटा का, टाटा एयरलाइंस, जिसको सरकार ने अपने अंडर में लेके उसका नाम बदल के एयर इंडिया कर दिया। जेआरडी टाटा जी का दल टूट सा गया था, मगर सभी टाटा ओनर्स का यह मानना था कि जो बिजनेस होता है वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होता है, नेशन बनाने के लिए होता है। नेहरू सरकार ने जेआरडी टाटा जी को एक ऑफर दिया और कहा कि आप आइए और टाटा एयरलाइन को देखिए और संभालिए पूरी तरीके से, जिसको जेआरडी टाटा जी ने बहुत ग्लैडफुली एक्सेप्ट किया और एयर इंडिया को अब वो अपने अंडर में रख के चला रहे थे। दोस्तों, उसके बाद तो टाटा ग्रुप रुका ही नहीं। 1945 में टाटा ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स, और पहला प्रोडक्ट बनाया लोकोमोटिव इंजन। फिर उसके बाद लेट 1960s में टाटा ने एक इंट्रोड्यूस किया एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम था टीसीएस। टीसीएस आज भारत की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी है। दोस्तों, अब तक 95 अलग अलग कंपनी टाटा के अंडर में आ चुकी थी। 52 साल की उम्र तक जेआरडी टाटा जी ने इस कंपनी को संभाल के रखा और अलग अलग नई नई कंपनियों को इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर, जैसे कि टाटा सॉल्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और
टाटा की रिसर्च सेंटर थे, जैसे कि कैंसर रिसर्च सेंटर। समय बदलता गया और समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। समय के बदलते बदलते सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए देश के हित में, जिनमें से कुछ ऐसे फैसले भी थे जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस में जाना शुरू कर दी। और एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम था नेल्को, जो टाटा ओन करता था। नेल्को बेसिकली रेडियो प्रोडक्ट बनाता था और वो भी लॉस में जाना शुरू कर दिया। तब जमशेदजी टाटा के ग्रैंड सन को बुलाया गया इस कंपनी को संभालने के लिए, और वो कोई अलग इंसान नहीं था, उसका नाम था रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को नेल्को को असाइनमेंट दिया गया 1971 में संभालने के लिए। हालांकि रतन टाटा जी पहले से टाटा कंपनी के लिए काम कर रहे थे 1962 से, लेकिन पहला प्रोजेक्ट जो उनको मिला वो 1971 में मिला नेल्को का। रतन टाटा जी ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि रेडियो के बिजनेस को बंद करते हैं और टेक्नोलॉजी को थोड़ा और एडवांस करते हैं और सैटेलाइट पे इन्वेस्ट करते हैं। सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन पे जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो देखते ही देखते 3 से 4 साल में 1975 तक उन्होंने नेल्को के शेयर को 2% से 20% की ग्रोथ पे लाके खड़ा कर दिया। फिर समय आया इमरजेंसी का। इमरजेंसी घोषित हो चुकी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस में जाने लगी, जिनमें से एक कंपनी थी नेल्को। नेल्को कंपनी जो टाटा ओन करता था, रतन टाटा जी ने 2% से 20% का शेयर उसका बना दिया था। लेकिन इमरजेंसी के बाद वो कंपनी भी लॉस में जाने लगी और उसका अंत कुछ इस प्रकार से हुआ कि नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन तब तक सीनियर मैनेजमेंट में ये देख लिया था कि रतन टाटा जी के अंदर कैपेबिलिटी है चेयरमैन बनने की टाटा ग्रुप की, और उनको 1991 में चेयरमैन घोषित कर दिया गया टाटा ग्रुप का। एक रेवोल्यूशनरी ईयर रहा है टाटा ग्रुप के लिए भी और भारत के लिए भी। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने यह अनाउंस किया कि जो भारत है ये सोशलाइज बिजनेस मॉडल नहीं रहेगा, बल्कि कैपिटलाइज बिजनेस मॉडल होगा। मतलब अब भारत बाहर से भी लोगों को इनवाइट कर सकता है और खुद भी बाहर जा सकता है बिजनेस करने के लिए और बिजनेस को अपने एक्सपैंड करने के लिए। जो बाहर अदर कंट्रीज हैं वो भी अपने भारत में आके इन्वेस्ट कर सकती हैं। ऐसे में रतन टाटा जी ने वो फैसले लिए जो जेआरडी टाटा जी के बिल्कुल अपोजिट थे। जेआरडी टाटा ने जो छोटी छोटी सन्स कंपनी थी, जो टाटा की सन्स कंपनी थी, वो और लोगों को और व्यापारियों को दे दी थी चलाने के लिए। उसको वापस एक्वायर किया रतन टाटा जी ने और एक बार में सारी कंपनी को एक साथ इकट्ठा कर लिया कि कोई बाहर की कंपनी आके उस कंपनी को एक्वायर ना कर ले। और उन्होंने ये छोटी कंपनी को अपने टाटा ग्रुप में इंक्लूड करके टाटा ग्रुप को और बड़ा किया। दोस्तों, समय ऐसा आ चुका था कि टाटा कंपनी विदेशी कंपनी को भी खरीदना शुरू कर चुकी थी, जैसे कि टेटले एक चाय की कंपनी है जिसको $12 बिलियन में टाटा ने एक्वायर कर लिया था। एक कंपनी है स्टील की कोरस, उसको भी टाटा ने खरीद लिया था। एक बहुत लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम आपने आज भी सुना होगा, जिसका नाम है लैंड रोवर जागवार, जिसको टाटा ने खरीद लिया। ये बहुत लग्जरी कार ब्रांड थी। इस कंपनी को खरीदने के लिए 3-4 कंपनी ने ऑफर दिए थे, लेकिन लैंड रोवर जैगवार कंपनी के जो वर्कर्स थे उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि टाटा ग्रुप हमको खरीदे और हम उनके अंडर में काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये फाइनल हुआ कि इस कंपनी को टाटा ग्रुप को बेच दिया जाए और टाटा ग्रुप ने उस कंपनी को खरीद लिया और अपने टाटा ग्रुप में इंक्लूड कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि लग्जरी ब्रांड खरीदने के बाद टाटा अपने ग्रास रूट लेवल के कस्टमर्स को भूल चुका था। कहा जाता है नवंबर 2003 में टाटा के जो चेयरमैन थे रतन टाटा जी, इन्होंने एक फैमिली को स्कूटर पे सफर करते हुए देखा। तो रतन टाटा जी ने देखा कि 4 लोग स्कूटर पे सफर कर रहे हैं, पूरी फैमिली एक स्कूटर पे सफर कर रही है और बारिश भी हो रही है। वो लोग कैसे भी करके अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक छोटी सी गाड़ी इन्वेंट करेंगे जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होगी। 5 साल बाद उन्होंने 1 लाख रुपए की एक नैनो कार इन्वेंट की। नैनो कार आपने भी नाम सुना होगा। वो कार तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग जो थी वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मार्केटिंग फ्लॉ की वजह से वो कार चल नहीं पाई मार्केट में। उसका कारण ये था कि भारत में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल से जोड़ते हैं, एक अपनी वैल्यू को अपलिफ्ट करते हैं एक कार से, मगर वो कार को इस तरीके से दर्शाया गया था कि ये अफोर्डेबल कार है, ये सस्ती कार है, ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कार है। तो हर इंसान ये सोचने लगा कि इस कार को हम क्यों ही खरीदेंगे, लेकर आएंगे, पड़ोसी भी हमारे कहेगा कि सबसे सस्ती कार खरीद के लेकर आए हैं। चूंकि
जब लोगों के मन में इस तरीके की भावना आ गई तो लोग उस कार को ना खरीद के और ब्रांड की तरफ शिफ्ट करने लगे। लेकिन इससे हमें रतन टाटा जी की एक बहुत बड़ी चीज जानने को मिली कि वो हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार को, मध्यम वर्गीय लोगों को भी अपलिफ्टमेंट करने के लिए प्रयासरत रहे थे। दोस्तों, टाटा की वो कार चली तो नहीं, मगर टाटा को इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, क्योंकि टाटा ने कभी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई ही नहीं थी। टाटा तो हमेशा नेशन वैल्यू बनाने पे भरोसा करता था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये ताज होटल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सब भी टाटा ही ओन करता है, मगर इसको अपना नाम कभी दिया ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जमशेदपुर जो है जगह जमशेद जी टाटा के नाम से पड़ी, ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम इंडियन वायसराय ने दिया था, ना कि किसी टाटा ओनर ने उस जगह का नाम दिया था। दोस्तों, ये थी जानकारी छोटी सी टाटा ग्रुप के बारे में, टाटा कंपनी के बारे में। कहां से ये शुरू हुई थी और कहां है, ये आपके सामने है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है, आज आपने कुछ अगर नया जाना है टाटा ग्रुप के बारे में, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस छोटी सी वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए ये फ्री है, मगर हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों, विदा लेते हूं आज, और कल मिलूंगा कुछ नई वीडियो, कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।